हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर की मेन राइटिंग क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, और उसी डिस्कशन को हम आज कंटिन्यू करेंगे। बट जो लोग आज हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम कवर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एंड प्रसाद बुक को, और उसमें हम आज कल हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर का। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आपके साथ जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिएगा, इससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी। आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, कहीं कोचिंग लेते हैं, कहीं क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वेल एंड गुड, बट अल्टीमेटली आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबों को पढ़ें, लेकिन कई बार क्या होता है ना, किताबों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है शुरू में जब हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हैं, और वो भी तब जब स्पेशली हमारे लिए एक नया फील्ड होता है, ये एक नया सब्जेक्ट होता है। इसके लिए हमने कुछ टाइम पहले न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है उसके कुछ चैप्टर्स हमने कवर करे थे, और उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एंड प्रसाद बुक को कवर कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे, और मेरा नाम है मनीषा सिंह। वेलकम, सबका स्वागत है यहाँ पे। ओके, सो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। क्या कल कुछ हमने जो डिस्कस किया था, हमने थोड़ा बहुत उनकी लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करी थी कि न केवल उनकी राइटिंग्स बल्कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, इनका जन्म पेंसिल्वेनिया टाउन के अंदर होता है, पेंसिल्वेनिया में 1856 में, और ये 1915 तक रहते हैं। 1873 के अंदर जब ये 18 साल के थे तब इन्होंने एंटरप्राइज हाइड्रोलिक ज्वाइन करी थी, जहां पर इन्होंने 4 साल बिना कोई सैलरी के काम किया था। 1878 में ये मिडवेल स्टील कंपनी में आ जाते हैं, और यहाँ पर विद इन 6 ईयर्स, यू कैन सी दैट विद इन 6 ईयर्स 1884 में ये फाइनली एक लेबरर के तौर पे आए थे, और फाइनली इनको चीफ इंजीनियर के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। इन्होंने एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करी थी, और इनके नाम पे बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में काम किया। बहुत सारे टूल्स, स्टील हैमर, कटिंग टूल, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन और भी बहुत सारे टूल्स इन्होंने इन्वेंट किए। अपनी लाइफ के लास्ट 15 साल इन्होंने कंप्लीटली किसको दे दिया, रिसर्च को दे दिया। मेजर राइटिंग में हमने बात करी थी पीस रेट सिस्टम की, शॉप मैनेजमेंट की, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल आपको कल बता दिया था। पीस रेट सिस्टम जो है वो वेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जहां पर बात करी गई है कि एक इंसान को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, एक वर्कर को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उनको वो डिमोटिवेटेड भी फील ना हो, इसके लिए हमने एक फिनोमेना डिस्कस किया था शोल्डरिंग का, आई होप यू रिमेंबर, जिसमें हमने बात करी थी कि वर्कर्स जो है वो मे बी उनको काम नहीं आता, काम करने का तरीका नहीं पता, बेस्ट वे उनको नहीं पता, या फिर वो डेलिबरेटली भी क्या कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल से कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके लिए इन्होंने तरीके बताए थे। तो हमने पीस रेट सिस्टम के बारे में बात करी, हमने शॉप मैनेजमेंट के बारे में समझा, जिसमें हमने जाना था कि जो लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स होते हैं, बिल्कुल जो जहां पर प्रोडक्शन का एक्चुअल काम हो रहा होता है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। एंड वी ऑल्सो गेट टू नो द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। इसमें हमने बात करी थी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टेलर का। आज हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 4 इंपॉर्टेंट इनके साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, शोल्डरिंग का फिनोमिना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप है, और मेंटल रेवोल्यूशन है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, जैसे यूजीसी नेट है, या कोई पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम है, या वैसे भी जैसे जहां पर आपको एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वहां पर पूछ लिया जाता है। एक साइड आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और दूसरी साइड आपको मैच ऑफ द वो दे दिया जाएगा, थिंकर का नाम दिया जाएगा। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। जहां तक बात है यूपीएससी की, तो एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और एनालिटिकल भी क्वेश्चन ऐसे कि टेलर जो आज से 100 साल पहले जिनकी जो थ्योरी आई थी वो आज भी रेलेवेंट है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली इंडिया के सेंस में। रीजन बीइंग बिकॉज आज हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ग्लोबलाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए टेलर की राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेलर की राइटिंग मैनेजमेंट में भी हम पढ़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम पढ़ते हैं, कारण टेलर की जो राइटिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है, और ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है, राइट। तो हमने शोल्डरिंग का फिनोमिना पढ़ा था,
उसके बाद में हमने जाना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है एक्चुअल में ये लुई ब्रांडिज ने कॉइन करी थी, मतलब उन्होंने ये नाम रखा था टेलर का। इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन इतना है कि उन्होंने अपना मोनोग्राफ, अपना जो पेपर लिखा था उसका नाम रखा था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बट सबसे ज्यादा साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड से किसको रिलेट किया जाता है? टेलर को रिलेट किया जाता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी से मैक्स वेबर को रिलेट किया जाता है, राइट? सॉरी, ठीक वैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट से किसको रिलेट किया जाता है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने जाना था कि कैसे 19th सेंचुरी के अंदर नया इंडस्ट्रियल क्लाइमेट आ रहा था, नए नए चैलेंजेस आ रहे थे, और टेलर जो है वो हेनरी टाउन और हेनरी मेटकाफ की राइटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वी गेट टू नो अबाउट द पीस रेट सिस्टम, द शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग टूल, एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ प्रिवेलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक संस्था के अंदर किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। तो वर्कर्स, आपको याद होगा, आई एम नॉट कॉलिंग यू वर्कर्स, आपको याद होगा कि टेलर ने जो है वो 3 प्रॉब्लम्स बताई थी ऑर्गेनाइजेशन में, 3 क्वालिटी बताई थी, मतलब 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अच्छा स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, नॉलेजेबल मैनेजमेंट होनी चाहिए, और आपके पास अच्छे वर्कर्स होने चाहिए। यू रिमेम्बर? इन्होंने बता दिया कि वर्कर्स जो हैं वो क्यों ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इन्होंने शॉल्जन का फिनोमेना एक्सप्लेन करा, इन्होंने बताया कि दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द टूल्स, सो उन्होंने कुछ नए टूल्स भी अडॉप्ट करे, टाइम स्टडी करी, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब बारी आती है मैनेजमेंट की। ध्यान रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। it must be related to managing the resources, managing the way workers are doing the things, right? तो मैनेजमेंट से रिलेटेड है हमारी मेन थ्योरी। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार क्या होता है ना, बहुत ऑब्वियस और बहुत कॉमन चीजें भी जो होती हैं वो भी हमसे मिस हो जाती हैं। सो आई डू फील दैट समटाइम व्हेन वी इवैल्यूएट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स राइटिंग, तो हम क्या करते हैं, इनको बस उससे रिलेट कर देते हैं, लोअर लेवल ऑफ वर्कर से, बट ऐसा नहीं है। इनका जो मेन राइटिंग का एस्पेक्ट है वो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों से रिलेट करता है, ठीक है। सो टेलर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स को ही काम करने का तरीका नहीं पता, बिल्कुल मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि उनके अंदर क्या कमियां हैं। मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए, तभी वो अपनी कमियों को सुधार करके कुछ बेहतर कर सकते हैं। उनका मानना था कि मैनेजमेंट को अपने काम को लेकर के वर्कर्स और मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आज भी जब आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में काफी बातें की जाती हैं। सेकंड, टेलर कहते हैं कि इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क नहीं है, एक बेंचमार्किंग नहीं है हमारे पास। जब तक मुझे पता ही नहीं है कि 1 घंटे में इतना काम किया जा सकता है, 1 दिन में इतना काम किया जा सकता है, तो मैं दूसरे के काम को कैसे इवेलुएट करूं? मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए कि 1 घंटे में आपको 10 यूनिट प्रोडक्शन करना है, 40 यूनिट करना है, तो मेरे पास एक बेंचमार्क जब होगा ना, तब मैं अच्छे से इवेलुएट कर पाऊंगी, उनको मोटिवेट कर पाऊंगी, राइट? तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ वर्क नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जॉब क्लैरिटी नहीं है। देखो, जब आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें फर्स्ट जो एस्पेक्ट आता है उसमें आता है कि आपको जॉब को लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किस पोस्ट पे वर्कर्स को हायर कर रहे हो, उस पोस्ट के बारे में आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि हमें इस लेवल का स्टाफ चाहिए, ये क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। देन कम्स द रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट बिकॉज ऑफ शॉल्जन, ये हम जान चुके हैं। फेलियर ऑफ मैनेजमेंट टू ऑफर प्रॉपर इंसेंटिव टू वर्कर टू ओवरकम द शॉल्जन। सो ऑब्वियसली व्हेन मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर व्हाट टू डू, उनको जब आइडिया ही नहीं है, हाउ कैन दे थिंक अबाउट द न्यू इनोवेटिव आइडियाज? पॉसिबल ही नहीं है। देन मोस्ट जो डिसीजंस होते हैं बाय मैनेजमेंट वर अनसाइंटिफिक। अनसाइंटिफिक मीन्स जस्ट कोई एक लॉजिक नहीं था उनके डिसीजंस के पीछे, जस्ट बिकॉज बस उन्होंने डिसीजंस ले लिए, वर्कर्स हैव टू फॉलो। लैक ऑफ प्रॉपर स्टडीज अबाउट डिविजन ऑफ वर्क अमंग डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जब आपके पास जॉब क्लैरिटी नहीं है तो फिर क्या होगा, डिविजन ऑफ वर्क भी डेफिनेटली आपके पास नहीं होगा। प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। जब हमें पता ही नहीं है, जॉब क्लैरिटी नहीं है, वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ वर्कर्स वी वांट, देन व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास लोग आएंगे, जो वर्कर्स आएंगे, हम उनको बिना एनालाइज करे, बिना उनकी एबिलिटीज को देखे, बिना उनके इंटरेस्ट को जाने, हम उनको क्या करेंगे, कुछ भी काम दे देंगे, राइट? एक पर्सन है जो मान लीजिए जिसका फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है,
आपने उसको फाइनेंस से हटा करके किस में डाल दिया, एचआर के अंदर डाल दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपने इसको डाल दिया, व्हाट विल हैपन, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू यूटिलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल, है ना। तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली वो, जब एक इंसान, एक ध्यान रखिएगा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ बंदा अपने टैलेंट को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाता है, अपने पोटेंशियल को फुली अचीव नहीं कर पाता है, तो ये सिर्फ उस इंसान का लॉस नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन का, एक संस्था का भी नुकसान होता है। पर हमारे अंदर, हमारे मैनेजरियल स्किल के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि हम ये फर्क पहचान पाए, हम ये देख पाए कि नुकसान सिर्फ वर्कर का नहीं, नुकसान हमारा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन कम्स द टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट टेलर वांट टू से, या फिर अकॉर्डिंग टू टेलर मैनेजमेंट होती क्या है, कैसी होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट इज ए ट्रू साइंस रेस्टिंग अपॉन क्लियरली डिफाइंड लॉज, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। देखो, हम बात कर रहे हैं अराउंड मोर देन 100 ईयर्स लेटर, ठीक है। ये 1911 की राइटिंग है और हम पढ़ रहे हैं इसको 2024 के अंदर। आप मे बी आप इस वीडियो को बाद में देखें, 1.5 साल बाद भी देखें, तो फिर आप सोचें कि 100 साल से भी ज्यादा, यानी 1 दशक से ज्यादा बदलाव आ चुका है। और ये बदलाव बहुत स्लो नहीं था। आपको भी पता है 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बहुत स्पीड से आए हैं। तो जब हम कोई भी थिंकर पढ़ते हैं ना, थिंकर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाते हैं। इस लाइन का अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हमें उतनी वैल्यू नजर नहीं आती है, बट हम टेलर के हिसाब से देखें कि उनसे पहले काम करने का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, कोई क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे। जस्ट इमेजिन दैट यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। वन डे यू आर वर्किंग विद द फाइनेंस, अनदर डे यू आर विद द एचआर, अनदर डे यू आर जस्ट विद द मार्केटिंग टीम। तो कोई क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। टेलर सेड नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू हैव टू चेंज द सिस्टम। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट पे लागू होते हैं वो आपके फिर हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे लागू किए जा सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू सिक्योर द मैक्सिमम प्रोस्पैरिटी फॉर एम्प्लॉयर कपल्ड विद मैक्सिमम प्रोस्पैरिटी फॉर ईच एम्प्लॉयर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन में दोनों आते हैं, मालिक भी आता है, कर्मचारी भी आते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, राइट। सो वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, वट एवर ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एज प्रॉफिट should be distributed equally among the employer and the employer. Distributed equally का मतलब ये होता है कि फायदा सिर्फ और सिर्फ मालिक को नहीं, लोगों को भी उसका मिलना चाहिए। Then scientific management was concerned with application of scientific methods to managerial practice and production process in industrial organization. इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स, न केवल मेथड्स बल्कि जो प्रैक्टिस या टूल हैंडल करने का तरीका है आपका, वो भी जो है साइंटिफिक होना चाहिए। इन्होंने सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया, क्योंकि वहां पे क्या होता था, एक्चुअल प्रोडक्शन होता था। ठीक है जी। टेलर का मानना था कि सारा जो काम है हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, राइट। तो जितना भी काम है उनको छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे सब सिस्टम्स में, पार्ट में तोड़ा जा सकता है। हर एक यूनिट की एफिशिएंसी को हम टेस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव किया जा सकता है यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक। These technique could be extended upward in the organization so that it becomes rational and efficient. Just imagine कि आप मान लीजिए एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, राइट। वहां पर बाहर से जो है वो आप मान लीजिए वूल इंपोर्ट करते हैं या फिर कॉटन इंपोर्ट करते हैं। आपके पास कपड़ा बन करके आता है, उस कपड़े से आप स्टिचिंग करके या फिर उसको प्रिंट वगैरह दे करके उसकी सिलाई करते हो, डिजाइन तैयार होते हैं, उसको डाइंग एंड प्रिंटिंग की जाती है, देन इट इज सोल्ड इन द मार्केट। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि सारे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ दो और उसके हिसाब से फिर हम काम, हर एक काम की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। जब टेलर ये सब बातें बोल रहे थे तो टेलर का विश्वास था, टेलर का मानना था। हम समझेंगे टेलर की अजम्पशन। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम अजम्पशन की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टेलर की राइटिंग टेलर की किन बिलीफ पर बेस्ड थी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक चीज को लेकर के अपना एक बिलीफ है, राइट। तो मेरी जितनी भी राइटिंग होंगी वो उस बिलीफ के ऊपर आधारित होंगी, बेस्ड होंगी। ठीक वैसे ही टेलर की जो राइटिंग है वो टेलर के अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। अगर हमें उनके अजम्पशंस समझ में आ गए तो हमें उनके राइटिंग भी समझ में अच्छे से आ जाएगी।
ठीक है। तो टेलर के अजम्पशन क्या थे? फर्स्ट था उनका, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरी जॉब। ध्यान रखिएगा, ये लाइन, ये फ्रेज अपने आप में टेलर के साथ जुड़ती है, नाम लिया जाता है इस चीज का कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरी जॉब। हर काम को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैनेजमेंट रोल इज टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। मैनेजमेंट को क्या करना है? जस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, एक बेंचमार्क सेट करके देना है। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अ गुड वर्कर इज द वन हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन बट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। एक अच्छा वर्कर क्या होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आप इस ऐसी रेफरेंस आपको हार्डली कहीं पर मिलेगी। देखो यहां पर क्या कहा गया है कि अच्छा वर्कर कौन होता है? एक अच्छा वर्कर वो होता है जो खुद एक्शन नहीं लेता है, जो खुद एक्शन इनिशिएट नहीं करता है, खुद अपना दिमाग लगा के नहीं सोचेगा कि उसको क्या करना चाहिए, बट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट। आप देखो एक अच्छे वर्कर को क्या बोला गया है कि यू डू नॉट हैव टू थिंक, what you have to do, you just have to follow the orders of management. This is very one of the very unique statement by Taylor. Hardly आपको और बाकी ऑर्गेनाइजेशनल थिंकर में ऐसी स्टेटमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। एंड देन एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन, ही इज मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी फैक्टर्स। कैसे? उसको ज्यादा पैसे दो, ज्यादा सैलरी दो, वो ज्यादा प्रोडक्शन आपको करके देगा, ठीक है। तो ये चारों लाइन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी अगर आप याद रख पा रहे हो तो आप टेलर की राइटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने लिखा था, मोनोग्राफ लिखा था, उसके अंदर उन्होंने 4 बेसिक प्रिंसिपल बताए थे। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहा है स्लो, उसका मेन रीजन है कि वर्कर्स को काम करने का तरीका नहीं पता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजमेंट को काम करवाना भी नहीं आता, तो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट में भी सुधार करने की जरूरत है। कैसे सुधार करेंगे हम आपको बताते हैं, साइंटिफिकली मैनेज करने के 4 गोल्डन प्रिंसिपल, ठीक है। 4 गोल्डन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? बहुत सिंपल है समझने में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? साइंस ऑफ वर्क से हम क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड ऑफ वर्क सेट करो, काम करने का तरीका, बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, बेस्ट टूल्स कौन से हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करो। साइंस ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? आपने काम को अच्छे से समझा, अब आप काम को क्या कर रहे हो? अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वर्कर इज डूइंग इट्स जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके, सॉरी, कैसे हो सकता है? How a worker can do his job in the best possible manner if he knows how to use the tools, if he knows what to do, if he knows what he need to do, right? Clarity of job है ना, गोल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो। एंड वो क्लैरिटी कैसे डेवलप होगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो काम आप करवाना चाहते हो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू डेवलप द ट्रू साइंस ऑफ वर्क। सेकेंड क्या करना पड़ेगा? आपको वर्कमैन पे फोकस करना पड़ेगा। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। पहले क्या करो? पहला फोकस करो, साइंटिफिक सिलेक्शन करो। आप अच्छे लोगों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का तरीका रैंडम नहीं होना चाहिए, सिलेक्ट करने का तरीका बहुत क्या होना चाहिए? बहुत साइंटिफिक होना चाहिए। याद करो, ये राइटिंग जो है 1911 में लिखी गई है। और टेलर की राइटिंग, फर्स्ट राइटिंग जो है पीस रेट सिस्टम, वो कब आई थी? 1885 के अंदर आई थी, मच बिफोर द विल्सन, है ना, विल्सन, वुडरो विल्सन से पहले आई थी उनकी राइटिंग। तो उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए? हमें साइंटिफिकली लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और प्लस ना फोकस ऑन दिस थिंग, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन। व्हाट डज इट मीन? उनको सेलेक्ट करो एंड देन उनको ट्रेन करो। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि यू हैव टू ट्रेन देम सो दैट दे कैन लर्न द टेक्निक्स ऑफ दैट वर्क, द टेक्निक्स, द प्रोसेस, द मेथड, है ना, ये सारी चीजें हैं। थर्ड क्या है? ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर। आपने पहले काम को समझा और फिर उस पर्सन को उस काम के लिए रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस का काम होता है, मैं जिसके एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने क्या किया? सबसे पहले तो फाइनेंस का सारा काम अच्छे से समझा, क्या है, कैसे है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब बढ़िया एस्टैब्लिश करे।
फिर आपने एक बंदा देखा जो इस फील्ड के लिए सबसे अच्छा है, आपने सही बंदे को चूज किया, उसको ट्रेनिंग दी और फिर आपने उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर रख दिया। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर्स। थर्ड है डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। टेलर के हिसाब से वर्कर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन बढ़ाने की, इट इज इक्वली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो ज्यादातर किस पे अप्लाई होते हैं, मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट कम्स द मेंटल रेवोल्यूशन। नाउ दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड मेंटल रेवोल्यूशन। देखो, जस्ट बिकॉज टेलर ने कह दिया कि मैनेजमेंट को ये करना चाहिए, डज नॉट मीन दैट ईच एंड एवरी मैनेजर इज गोइंग टू फॉलो द रूल्स। व्हाट वी नीड एक्चुअली, वी नीड द मेंटल रेवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स और टेलर दोनों ही रेवोल्यूशन की बात करते हैं, बट दोनों के रेवोल्यूशन में बहुत फर्क है। कार्ल मार्क्स टॉक अबाउट द ब्लड रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग, है ना, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, बट टेलर बात करते हैं मेंटल रेवोल्यूशन की। द वे वी थिंग्स, द वे वी परसीव द थिंग्स, वी नीड टू चेंज दैट। कैसे? Taylor was one of the view that scientific management requires a great revolution that takes place in mental attitude of management as well as the workers. इससे पहले का जो तरीका था वो ठीक था आपके हिसाब से, तो राइट, एकदम से आपको कोई बोल दे कि एकदम तरीका चेंज करो, नॉट गोइंग टू पॉसिबल, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटल जो एटीट्यूड है आपका सोचने का जो तरीका है, यू हैव टू चेंज दैट। Instead of focusing on division of surplus, they should together turn their attention toward increasing the size of surplus, became so large that it becomes necessary to call over how it should be divided. आपने क्या करना है, आपने ये इंश्योर करना है कि जिस तरीके से आप काम करते हो, आपका फोकस जो है वो सरप्लस के डिवाइड करने पर नहीं, आपका फोकस होना चाहिए कि जो सरप्लस है वो ज्यादा हो, ज्यादा सरप्लस होगा तो आपका जो शेयर होगा डिवीजन के बाद में वो भी आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। टेलर का मानना था कि एज सच जो वर्कर्स और इनके इंटरेस्ट होते हैं उसके अंदर कोई एज सच बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं होता, एंड उनका ये मानना था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको हटाने का तरीका है हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, दोनों के ही फायदा है। ठीक है जी, दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन। नाउ कम्स द फंक्शनल फॉरमैनशिप। देखो, फंक्शनल फॉरमैनशिप बात करती है सुपरविजन लेवल पे। एक वर्कर है, एक वर्कर को नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हर एक वर्कर का एक बॉस होना चाहिए, राइट, एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो उसके काम को सुपरवाइज कर सके। बट टेलर कहते हैं कि ये जो लीनियर सिस्टम है, वन बॉस फॉर एवरी वर्कर, ये सिस्टम जो है वो नहीं सही है। ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा कि नहीं, उसको हटाओ और फंक्शनल फॉरमैनशिप को लेकर के आओ। इसके हिसाब से क्या था, इसके हिसाब से हर एक जो वर्कर है वो 8 डिफरेंट सुपरवाइजर से ऑर्डर रिसीव करेगा। कौन से? 8 डिफरेंट सुपरवाइजर से। और वो 8 डिफरेंट सुपरवाइजर में से 4 जो होंगे वो तो होंगे डिसीजन मेकिंग लेवल पे, और जो बाकी 4 होंगे वो होंगे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। ध्यान रखिएगा, 8 में से 4 जो हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी के 4 जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लानिंग में कौन कौन से हैं? वर्क एंड रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, शॉप डिसिप्लिनेरियन है, ठीक है, ये 4 क्या हैं? उसके टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हैं, ये 4 प्लानिंग बॉस हैं। और एग्जीक्यूशन में कौन कौन से हैं? गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये 4 उनके फंक्शनल बॉस है। जस्ट रिमेंबर दिस अगेन, आई एम टेलिंग कि ये भी अपने आप में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। हार्डली यू विल फाइंड एनी मैच, हार्डली, आई एम नॉट सेइंग कि कोई है ही नहीं, बट मैं कहती हूँ कि हार्डली यू विल फाइंड एनी मैच टू द फंक्शनल फॉरमैनशिप। ठीक है, इट्स वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, यू कैन से। Okay, now we are going to talk about the qualities of a good foreman according to Taylor. A good foreman means what? Foreman means basically a person who observe or supervise the work, है ना, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर सुपरविजन के लिए। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? एजुकेशन, इसमें 9 क्वालिटीज बताई गई हैं, आप एज इट इज इनको याद रखिएगा। एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, मैनुअल डेक्सटेरिटी, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टेक्ट, एनर्जी, ग्रिट, ऑनेस्टी, जजमेंट एंड गुड हेल्थ। ठीक है जी। इसके अलावा हर जगह आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजर के बारे में, इनके बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करी गई है। ठीक है, we'll discuss all these things and we will relate this thing to the understanding of leadership theory,
ओके, आप इसको समझिए, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लीजिए, आप खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे तब भी आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही आए कि व्हाट इज फॉरमैन, है ना, और उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, इसको कहते हैं हम एक प्रकार से उनके क्या ट्रेड्स हैं, क्या गुण हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं। ओके जी, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। टेलर्स फॉलोअर, ये टेलर के फ्रेंड हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नो डाउट अबाउट इट। एक तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, दूसरा इन्होंने क्या काम किया था। टेलर के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। टेलर से पहले कौन कौन थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में, टेलर से पहले कौन थे, फर्स्ट। सेकेंड चीज, टेलर के साथ में कौन थे, टेलर्स एसोसिएट। टेलर के फॉलोवर कौन थे, टेलर के क्रिटिक्स कौन है, किसने क्या बोला है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो सबसे पहला नाम आता है हेनरी एल गेंट का। इन्होंने जो टास्क एंड बोनस सिस्टम था, बोनस कितना काम करो इतना बोनस मिलेगा, ये इन्होंने दिया था। एक चार्ट इन्होंने बताया था जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो काम हो रहा है उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है, मतलब जो काम किया जा रहा है उसको प्रोग्रेसिवली एनालाइज करने के लिए ये चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल था, ये ध्यान रखिएगा। देन फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ आते हैं, इन्होंने फ्लो चार्ट प्रोसेस बनाई थी, फ्लो प्रोसेस चार्ट इन्होंने बनाया था, है ना। इन्होंने ये ध्यान रखा था कि जब आप एक काम करते हो तो उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जो बेफालतू के हैं, उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। वो बहुत सारे अननेसेसरी स्टेप्स को कैसे आप एलिमिनेट करोगे, फ्लो प्रोसेस चार्ट की मदद से। तो इन्होंने फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न मोशन एंड टाइम स्टडी की, कि कम से कम मोशंस में काम को कैसे पूरा किया जा सकता है। देन कम्स द मॉरिस एलकुक। मॉरिस एलकुक ने प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई करा टू गवर्नमेंट एज वेल एज टू दी एजुकेशनल फील्ड, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। क्रिटिसिज्म में बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है इनका, बट मैं सारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ओके, ध्यान रखिएगा। ये काम मैं आप पर छोड़ रही हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स इनके बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म बता देती हूँ, बाकी स्पेसिफिक थिंकर ने टेलर को कैसे क्रिटिसाइज किया और कुछ टास्क है विच आई गिव इट टू यू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इनके बाद आने वाले हर थिंकर ने क्रिटिसाइज किया है, इट्स नॉट लाइक कि बाकी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, नहीं, सब ने की। ऑलिवर शेल्डन, एमपी फॉले, एल्टन मायो, पीटर रॉकर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल फिगर पीटर रॉकर, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। दे ऑल क्रिटिसाइज दी टेलर्स आइडियाज, व्हाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट वाज प्रो कैपिटलिस्ट थ्योरी। जैसे जैसे समय बीतता है ना, ऐसा माना जाता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अब हमें चीज़ें और डेप्थ में समझ में आने लगी। हमने क्या कहा कि पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे आज के आइडियाज से मैच नहीं करती, इट्स प्रो कैपिटलिस्ट थ्योरी। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के ऊपर एक एलिगेशन ये होता है कि ये वर्कर्स के उतने फेवर में नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई इट बीइंग क्रिटिसाइज्ड। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है, प्रो कैपिटलिस्ट थ्योरी है। देन पार्शियल थ्योरी है, इन्होंने कहा कि सिर्फ आपने प्रोडक्शन लेवल पे फोकस करा, आपने मैनेजरियल लेवल पे उतना फोकस नहीं किया, सो इट्स अ पार्शियल थ्योरी, इट निग्लेक्टेड हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ वेरी मैकेनिस्टिक थ्योरी, व्हाई मैकेनिस्टिक, बिकॉज ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया गया, सब कुछ प्रोसेस, सब कुछ मेथड्स के हिसाब से, टेक्निक्स के हिसाब से ही डिस्क्राइब किया गया। डीह्यूमनाइजिंग थ्योरी मीन्स इंसान को इकोनॉमिक फैक्टर से मोटिवेटेड किया गया, ज़्यादा सैलरी दो, ज़्यादा पैसे दो, हिल बी मोटिवेटेड, यही इंसान का मैक्सिमम रोल था इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट मोर देन अ मशीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी टेलरिज्म बहुत रेलिवेंट है, टेलर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि इनका सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस तक सीमित नहीं रहा, बाकी फील्ड में, बाकी कंट्रीज में भी ये चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करेगी। आज भी इंडिया में ये चीज़ फॉलो की जाती है। क्या हो रहा है आज लैपटॉप के साथ, ओके, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते थे, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते थे, साथ ही साथ केयरफुल सिलेक्शन पे उन्होंने फोकस किया, एंड मैनेजर शुड हैव साइंटिफिक रिसर्च टू एवरी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड रिप्लेस दी ओल्ड वन। तो ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है टेलर का, जो हम चाह करके भी नहीं बदल सकते हैं। बदलना मतलब उनकी थ्योरी की वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स से समझ में आने लगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हमें एक ग्राउंड मिल गया, एक फाउंडेशन मिल गई, राइट। हाँ, काफ़ी कमियां हैं, बट जो उन्होंने किया वो बहुत सिग्निफिकेंट है।
कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो किया दैट इज सिग्निफिकेंट, बट जो किया वो पूरा नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेकोनोवाइट मूवमेंट के बारे में आपने पता लगाना है। आइडिया मैं दे देती हूँ आपको कि जो टेलरिज्म है, टेलर व्हाट इज टेलरिज्म, जो टेलर के आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ये एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था और उसमें इसका ये नाम रखा गया था, स्टेकोनोवाइट मूवमेंट। कंट्री का नाम आपने बताना है, आपने कमेंट करना है। लेट्स सी किसके बेस्ट आंसर्स आते हैं। थोड़ा बहुत और कम से कम कोशिश करिएगा कि 4 से 5 लाइन के अंदर इस मूवमेंट को आप एक्सप्लेन कर पाएं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो जहां पर आपने फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर के नोट्स बना रखे हैं वहां पर भी आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ओके जी, तो जाते जाते एक अनाउंसमेंट उन सब लोगों के लिए जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं फॉर 2025, 2026 और 24 के लिए भी डेफिनेटली यूजफुल होने वाली है वो चीज़ें, कि अभी तक जितने भी थिंकर्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आई कवर द लास्ट 10 ईयर्स मैक्सिमम, और पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको या तो आज इवनिंग में या कल जो है इस लेक्चर के जस्ट बाद में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पिछले 10 सालों में टेलर के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से सोर्सेज हमें रेफर करने चाहिए उसके लिए, और कितनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, राइट। आप चाहें तो आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो आप कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस, एंड don't forget to subscribe to Administrative World if you are new, because public administration is equal to Administrative World. Okay, so thank you so much for spending the around 32 minutes of your life with me. I expect कि आप ये जो आपके 30-32 मिनट रहे हैं आपने काफ़ी कुछ सीखा टेलर के बारे में भी, और नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्स वेबर। ठीक है, कल इसी टाइम पे हम आपसे मिलेंगे मैक्स वेबर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड